हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका, यानी जो पाठ्यचर्या है, जो पाठ्यक्रम बना हुआ है किसी कक्षा के लिए या किसी विषय का जो पाठ्यक्रम बना हुआ है, उस पाठ्यक्रम को अध्यापक किस प्रकार से लागू करे या पाठ्यक्रम जो बना हुआ है उसको किस तरह से पढ़ाए, किन किन बातों को ध्यान में रख करके पढ़ाए। या ऐसे समझिए कि जो पाठ्यक्रम बना हुआ है, अध्यापक उनको पढ़ाते समय या उन सिलेबस को पढ़ाते समय किन किन गतिविधियों का पालन करे तो सबसे उत्तम होगा। उसी विषय को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। क्रियान्वयन का मतलब होता है कार्य में परिणित करना। जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, पढ़ाई में किस तरह से उसे बदलेंगे, किस तरह से पढ़ाई के अंतर्गत उसे पढ़ाएंगे, पढ़ाते समय किस तरह से पढ़ाएंगे, वही इस वीडियो के अंतर्गत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं। पहला एक है व्यवहारिकता या संदर्भीकरण, यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी टॉपिक आता है, जो भी विषय आता है, वह कहाँ से लिया गया है, उसका स्रोत क्या है, उसकी व्यवहार में ज़रूरत क्या है, उसकी व्यवहार की आवश्यकता क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके व्यवहार से जोड़ करके उसे पढ़ाना चाहिए। वह क्यों रखा गया, किस स्तर पर रखा गया, इन सब बातों को, जैसे उदाहरण देना है प्राथमिक स्तर पर उदाहरण कोई और देगा, लेकिन वही बीए और एमए स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर उदाहरण कुछ और देगा। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से कक्षा का स्तर उठता जाएगा, उसी तरह से उसके उस विषय के गतिविधि को, उस विषय की आवश्यकता को, उस विषय की उपयोगिता को, उस विषय की जो है उस विषय के स्रोत को, कि क्यों यह हमारे जीवन के किस भाग से संबंधित है, ये सब इत्यादि से जोड़ करके जो है वो पढ़ाना शुरू करे, बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो ये सब बातों को ध्यान में रख करके शिक्षक जो है पाठ्यक्रम का जो है क्रियान्वयन करता है। आगे है उचित संसाधनों का विकास एवं संरक्षण। जैसे अगर हम बात करें, कोई पाठ्यक्रम है, उसके अंदर कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए तो कभी लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान का ही पर्याप्त होता है, तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें प्रयोग कराना पड़ता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें चित्र बनाना पड़ता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें फील्ड वर्क कराना पड़ता है, यानी उस स्थान पर जाकर, जैसे इतिहास, उस स्थान में जाकर के देखना होता है। कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जिसमें जो है हम जो है तुलनात्मक रूप से, जैसे खेल प्रतियोगिता है, गीत संगीत, यानी ऐसे भी बहुत सारे विषयों के अंतर्गत ऐसी गतिविधियां होती हैं जो उस टॉपिक के लिए पार्टिकुलर होती है। जैसे चार्ट बनाना होता है, ग्लोब दिखाना होता है, चलचित्र दिखाना होता है, वीडियो क्लिप दिखाना होता है। तो उन सब बातों को वह जो है कक्षा में उस टॉपिक के अंतर्गत उपस्थित करे, दिखाए, बताए, प्रयोग कराए। जैसे डेकोरेशन का काम सजाना है, तो ये सब बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो टॉपिक के अंतर्गत विशेष टॉपिक के लिए विशेष संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है उस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर, ताकि अधिगमकर्ता अच्छे से समझ सके, खास तौर से। और उसको संरक्षण भी प्रदान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हर साल अगर वो चीज़ पढ़ाना है तो उसकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। जैसे भौतिक का जैसे प्रयोग है तो उसमें बहुत सारे उपकरण है, हर साल यूज होंगे। उसी तरह से भूगोल का है, हर साल यूज होंगे। उसी तरह से शिक्षा शास्त्र का है, उसका भी यूज होंगे। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत विषय ऐसे हैं जिनके विशेष टॉपिक को पढ़ाने के लिए विशेष सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत साधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन साधनों का प्रयोग भी करें और उस साधनों को संरक्षण भी प्रदान करें, ताकि हर वर्ष उस विषय को आगामी छात्रों के लिए या आने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत करते हुए पढ़ाया जा सके और उनका अधिगम कराने में सहयोग प्रदान किया जा सके। आगे है प्रशासनिक सहयोग एवं सुरक्षा। प्रशासनिक सहयोग एवं सुरक्षा का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे भारत में है एनसीईआरटी कार्य करती है पाठ्यक्रम बनाने में, एससीईआरटी राज्य स्तर पर कार्य करती है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी के साथ साथ विद्वान लोग, प्रोफेसर लोग, प्रधानाचार्य लोग, ये लोग भी उस पाठ्यक्रम के निर्माण के अंतर्गत बुलाए जाते हैं। तो खास तौर से जो प्रशासनिक लोग हैं, जो पाठ्यक्रम की समय सीमा, उसमें विषय वस्तु, उसमें ये सब निर्धारित किए हैं, उनके गतिविधियों को भी अध्यापक निर्देशित करे या सलाह दे कि नहीं, यह पाठ्यक्रम इस स्तर पर इस रूप में होना चाहिए, ऐसा वो कहे या बताए, कमी को सुधारे। यानी कुल मिलाकर के जो पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया गया है संस्थाओं द्वारा या विद्वानों द्वारा, उसके जो है प्रैक्टिकली रूप को ध्यान में रखते हुए, प्रयोगात्मक या क्रियात्मक या शिक्षण संबंधी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को
प्रशासनिक जो संस्था है या आयोग है उस पर भी वह जो है अपना रिपोर्ट लगाए, बताए कि नहीं यह इस स्तर पर रहे, ये इस स्तर पर रहे विषय, या यह टॉपिक इस स्तर पर है तो सही रहेगा, पढ़ाने लिखाने में अनुकूल रहेगा। देखिए ऐसा होता है कि सैद्धांतिक बात करना अलग होता है, लेकिन प्रयोग करना अलग नहीं होता। प्रयोग हमेशा सिद्धांत के अनुरूप ही किया जाए, तभी कहीं कुछ आप सफल हो सकते हैं। तो फिर भी कुछ न कुछ ऐसे नियमों में कुछ न कुछ कमियां पाई जाती हैं जो है जिसको जो है प्रयोगात्मक रूप से ही समझा जा सकता है, प्रयोगात्मक रूप से ही समझा जा सकता है। जैसे अगर कहा जाए कि हनुमान जी जा गए सूर्य भगवान के पास और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और यहाँ एक और कहानी मिलती है कि बाली और संपाति और जटायु सूर्य भगवान की ओर उड़े, उनका पंख जल गया। अब दोनों का क्या रहस्य है, क्या अंतर है, क्या गतिविधि है, किस रूप में हनुमान जी को परम ज्ञान मिला और किस रूप में उनका शरीर जल गया। तो इन सब दोनों रास्तों, दोनों व्यवहारों, दोनों गतिविधियों को हम समझे बिना हम कैसे कह दें कि उनका वास्तविक स्वरूप कैसा है। जो संसार का दाता है वह विनाश नहीं करना चाहेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि सिद्धांत है अपने जगह सत्य है, लेकिन फिर भी देश काल, वातावरण, आवश्यकता इत्यादि को भी ध्यान में रख करके उसमें व्यवहार की गतिविधियों में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि जो एनसीईआरटी या सीईआरटी जो भी बनाया है उसके पाठ्यक्रम को लागू करते समय जो भी कमी आ रही है, नियम की आवश्यकता पड़ रही है, परिवर्तन की आवश्यकता पड़ रही है, सिलेबस को घटाने की आवश्यकता पड़ रही है, वो सबको भी सूचित करे, अर्थात उनसे सहयोग ले या उस सब के बारे में उनको सुझाव दे, ताकि पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से हर कक्षा पर विद्यार्थियों की योग्यता क्षमता के अनुसार व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जा सके, या पढ़ाने के लिए जरूरी एवं आवश्यक हो उन सब बातों के सुझाव एवं सहयोग के साथ। आगे हम चलते हैं अनुसंधानात्मक सहभागिता। ये आप जान लीजिए कि जैसे कोई भी विषय जो होता है उसमें कुछ ऐसे भी भाग होते हैं, कुछ ऐसी भी सीमा होती है, कुछ ऐसे भी व्यवहार होते हैं जो हमेशा शोध का विषय बने होते हैं, खोज का विषय बने हुए होते हैं। क्योंकि समय बदल रहा है तो आवश्यकता भी बदल रही, आवश्यकता बदल रही तो समस्या बदल रही, समस्या बदल रही है तो उसमें खोज की या समस्या के समाधान की विधि व्यवहार भी में भी परिवर्तन होता है। तो अध्यापक क्या करे, ऐसे बालकों को जो है अनुसंधानात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे, उसके तरफ उकसाए, जिज्ञासा उनकी बढ़ाए, उस तरफ उनके जो है बालकों के अध्ययन और उसके समस्या के समाधान हेतु अनेक प्रकार से वह सहयोग करे। क्योंकि हर विषय का कुछ न कुछ और व्यापक, सूक्ष्म और व्यापक शोध का क्षेत्र बना ही रहता है। क्योंकि पहले का समाज कुछ और था तो शोध का विषय कुछ और था, आज का समाज में परिवर्तन हुआ तो शोध का विषय बदल चुका है। कुल मिलाकर हर विषय में अनुसंधानात्मक यानी खोज संबंधी गतिविधियों को भी अध्यापक क्या करे, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अधिगमकर्ता को प्रोत्साहित करे, और उसमें जो नए नए उपकरण, नए नए नियम, नए नए अनुसंधान हुए हैं, जो नए नए परिणाम आ रहे हैं, जो नए नए साधनों की आवश्यकता पड़ रही है, साधनों से सहयोग लिया जा रहा है विज्ञान के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, उन सब चीज़ों से भी बालकों को शोध में प्रयोग के लिए अवगत कराए और शोध को प्रोत्साहन दे। इन सब बातों को भी पाठ्यक्रम लागू होते समय अध्यापक को क्रियान्वित करना पड़ता है। आगे है मूल्यांकन का प्रारूप। जैसे हम मूल्यांकन जैसे होता है, हम लोग सामान्य रूप से कक्षा में पढ़ाते हुए साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर देते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछना, तुरंत साक्षात्कार विधि। उसी तरह से प्रश्नावली विधि, विकल्प वाला विधि का प्रयोग कर देते हैं, निबंधात्मक प्रश्न, ये सब जो होता है। इस तरह से हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से अधिगमकर्ता के मूल्यांकन का हम करते हैं कि आया कि नहीं आया। तो अध्यापक को पाठ्यक्रम पढ़ाते समय या पाठ्यक्रम का अधिगम कराते समय उनके मूल्यांकन की भी गतिविधि को, उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कब हम प्रश्नावली विधि का प्रयोग करेंगे, कब सब्जेक्टिव मेथड, कब ऑब्जेक्टिव मेथड लगाएंगे, कब अनुसूची का प्रयोग करेंगे, कब जो है हम इंटरव्यू विधि का प्रयोग करेंगे। विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन की जो गतिविधियां हैं या ऑब्जर्व के माध्यम से यानी निरीक्षण परीक्षण करके हम जो उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, इन सब गतिविधियों को भी ध्यान में रखते हुए अध्यापक को विषय वस्तु के पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करना चाहिए या विषय वस्तु के पाठ्यक्रम को पढ़ाना चाहिए। अगला है पूरकता का स्वरूप। ये आप जान लीजिए, पूरकता का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो है पाठ्यक्रम, जो भी किसी विषय का पाठ्यक्रम है, उसको लागू करते समय उसमें वो हमारी कौन सी आवश्यकता को पूरी कर रहा है,
वो हमारी कौन सी उपयोगिता को फिलअप कर रहा है, और उस पूरकता के अंतर्गत वह दूसरे विषयों से किस प्रकार से उस विषय के अंतर्गत जानकारी को पूर्ण कर रहा है, व्यवहार को पूर्ण कर रहा है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सहयोग कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें जैसे कुल मिला के अगर बात करें तो जैसे एक क्षेत्र का खिलाड़ी है तो दूसरा खेल खेलने जाएगा तो उसमें पहले का जो मेहनत है उसका दूसरे में ही काम आता है। उसी तरह से हर सब्जेक्ट जो है दूसरे सब्जेक्टों से संबंधित है। दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित होने के कारण से वह उस सब्जेक्ट का ज्ञान पूर्ण कराने में या उसका वास्तविक स्वरूप और सीमा को निर्धारित करने में काम आता है। और इसके संग संग उस विषय का ज्ञान हमारी किस आवश्यकता को पूरा कर रहेगा, कौन सी योग्यता देगा, इन सब बातों को भी विषय के पाठ्यक्रम को लागू करते समय या विषय के पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करते समय भी ध्यान में रख करके अध्यापक को बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। आगे है पाठ्यचर्या का हस्तांतरण। पाठ्यचर्या का हस्तांतरण का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो पाठ्यक्रम बना हुआ है वह किस प्रकार से, किस रूप में, किन क्षेत्रों से, किन नियमों से, किन सिद्धांतों से लिया गया है, किस रूप में लिया गया है, वह उसके मौलिक स्वरूप को भी समझे। जैसे अगर हम बात करें माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत अर्थशास्त्र में भी पढ़ाया जाता है, राजनीति शास्त्र में भी पढ़ाया जाता है, समाजशास्त्र में भी पढ़ाया जाता है, शिक्षा शास्त्र में भी पढ़ाया जाता है। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि सिद्धांत दिया एक ही, लेकिन उसका आवश्यकता अनुसार, विषय अनुसार उसका एक अपना अर्थ या एक निश्चित स्वरूप या एक निश्चित दिशा, एक निश्चित ज्ञान हम देना चाहते हैं विषय के अंतर्गत। उसी तरह से पाठ्यचर्या के निर्धारण करते, पाठ्यचर्या को पढ़ाते समय जो भी उस विषय के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों से नियम, सिद्धांत, व्यवहार, प्रयोग, सहयोग, ज्ञान, उद्देश्य जो कुछ भी लिए गए हैं उनको शामिल करते हुए बताया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत सिर्फ समाजशास्त्र के लिए बना है, ऐसा थोड़ी नहीं है। गांधी जी का सिद्धांत इसी तरह बहुत सारे विषयों में पढ़ाया जाता है। अब उस पढ़ाते समय उस विषय के अकॉर्डिंग उसका विशेष अर्थ बताया जाता है। तो ऐसी गतिविधियों को भी पाठ्यचर्या को क्रियान्वित करते समय अध्यापक को लागू करना चाहिए, पाठ्यक्रम पढ़ाते समय बताना चाहिए, समझाना चाहिए, अधिगम कराने पर बल देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में अब अध्यापक किस प्रकार से अपनी भूमिका, अपने कार्यक्रम को पूरा करने का प्रयास करता है, अपने कार्यों को करता है। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।